बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने लाइट की डायफ्रैक्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज भी हम लाइट की डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेकिन ड्यू टू अ नैरो स्लिट। ये स्लिट क्या होती है और इसमें से लाइट क्यों डायफ्रैक्ट करती है और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम क्या कह रही है इसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। आइए जरा देखते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है इसका टाइटल क्या कह रहा है। अगर आप गौर से देखें तो टाइटल में लिखा है डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट। सो लेट्स टॉक अबाउट डायफ्रैक्शन फर्स्ट। डायफ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? वेव की बहुत सी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी जो है वो वेव का डायफ्रैक्ट करना है। वेव का डायफ्रैक्ट करना का क्या मतलब है, जरा एक एग्जांपल से देखते हैं स्टूडेंट्स। इमेजिन करें कि मेरे पास एक वेव आ रही है और इस वेव के रास्ते में मैं एक बहुत बड़ी रुकावट रख देता हूं, यहां रोकते हैं स्टूडेंट्स। अब आप जरा सोचें कि आपको अगर बोला जाए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस रुकावट से, तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये रुकावट वेव को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगी और रुकावट के बिल्कुल पीछे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि इस रुकावट में से गुजरने के बाद भी वेव का कुछ हिस्सा जो है वो हमारे पास उस ऑब्स्टेकल के बिल्कुल पीछे भी मिल रहा है। ये एक ही सूरत में मुमकिन हो सकता है, जब इस ऑब्स्टेकल के किनारों से वेव जो है वो अंदर को यानी ऑब्स्टेकल की तरफ बेंड हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्स्टेकल रास्ते में आता है तो वेव किनारों से बेंड हो जाती है ऑब्स्टेकल की तरफ। इसे हम बोलते हैं कि ये बेंडिंग ऑफ वेव है या डाइफ्रैक्शन है। तो वेव का डाइफ्रैक्ट करने का मतलब आपको समझ में आया कि जब भी कोई रुकावट आती है रास्ते में तो वेव उससे टकराकर रुकावट की तरफ ही मुड़ जाती है। ये है वेव की डाइफ्रैक्शन। और आप लोगों ने देखा, मैंने डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, दरमियान में एक रुकावट रखी, एक ऑब्स्टेकल रखा। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हमारा आर्टिकल जरा ध्यान से देखें। डाइफ्रैक्शन तो है, लेकिन डाइफ्रैक्शन किसके साथ ऑब्जर्व करनी है? स्लिट के साथ। स्लिट क्या होता है स्टूडेंट? स्लिट एक छोटा सा सुराख होता है। जरा इमेजिन करें, अगर हमारे पास वही वेव हो और ये वेव जो है वो एक सुराख में से पास करे, यहां रोकते हैं स्टूडेंट्स। अब जरा आप देखें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो स्लिट है ना, इस स्लिट का ये वाला जो किनारा है ये एक रुकावट या ऑब्स्टेकल के तौर पर काम करेगा। और अगर ये ऑब्स्टेकल की तरफ काम करेगा तो आपको मालूम है कि वेव इस किनारे से टकराकर इसी ऑब्स्टेकल की तरफ इस डायरेक्शन में बेंड होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप दूसरा एंड देखें स्लिट का, तो वहां जो हमारे पास ऑब्स्टेकल है, जब वेव इससे टकराएगी तो इसी की तरफ बेंड हो जाएगी। यानी कि इस स्लिट में से अगर हम वेव को जाते हुए देखें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेव आगे जाकर फैल जाएगी। आइए जरा देखते हैं क्या ऐसा होगा। तो स्टूडेंट्स, जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमने देखा वाकई में वेव जो है वो इस स्लिट में से पास करने के बाद फैल गई। वजह इसकी भी क्या है? क्योंकि किनारों पर डायफ्रैक्शन हो रही है। लेकिन जरा देखें स्टूडेंट, वेव का वो हिस्सा जो आगे जा रहा है वो इतना ज्यादा है और बेंड होने वाला हिस्सा बहुत कम है। डायफ्रैक्शन हो रही है, लेकिन डायफ्रैक्शन इतनी वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रही। अगर आप डायफ्रैक्शन वाज़े तौर पर देखना चाहते हैं तो इमेजिन करें, अगर मैं इस स्लिट को बहुत छोटा कर दूं, जब स्लिट बहुत छोटी हो जाएगी तो आप देखेंगे वेव इसमें से गुजरने के बाद कुछ इस तरह से फैलेगी। अब आपको वाज़े तौर पर वेव बेंड होते हुए, डायफ्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। इसका मतलब अगर आप स्लिट में से डायफ्रैक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो स्लिट होना काफी नहीं है। अगर आप प्रोमिनेंट, नुमाया, वाज़े डायफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो उस स्लिट का बहुत छोटा होना भी जरूरी है। और यही बात है हमारे पास कि मैंने वर्ड नैरो क्यों लिखा है। तो क्योंकि डायफ्रैक्शन स्टडी करना है स्लिट में से, तो अगर आप प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन स्टडी करना चाहते हैं तो आपकी स्लिट बहुत नैरो, बहुत तंग होनी चाहिए। अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए आपके सामने, वो कोई भी वेव हो सकती है, पानी की वेव हो सकती है, साउंड की वेव। लेकिन आपको मालूम है चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं आप, और चैप्टर नंबर 9 में तो हम लाइट को स्टडी कर रहे हैं, और लाइट को अगर स्टडी करना है तो हम लाइट की एग्जांपल लेकर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास डायफ्रैक्शन की स्टडी है ये लाइट पर हम करेंगे। जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, अगर एक आम बंदे के पर्सपेक्टिव से हम देखें कि अगर लाइट जो है वो किसी होल पर इल्यूमिनेट की जाए तो इस स्लिट में से गुजरने के बाद लाइट कैसे बिहेव करेगी। तो आम परसेप्शन ये है
कि लाइट का कुछ हिस्सा तो ब्लॉक हो जाएगा और जो हिस्सा ब्लॉक नहीं होगा वो स्लिट में से सीधा पास करेगा, तो हमारे पास एक इतना बड़ा ब्राइट स्पॉट बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर दिया था कि लाइट तो वेव है, और अगर लाइट वेव है तो फिर वेव की हर प्रॉपर्टी लाइट में भी होनी चाहिए, और वेव तो डाइफ्रैक्ट नहीं करती किनारों से। तो इसका मतलब एक्चुअली में अगर आप वेव फिनोमिना को कंसीडर करें तो फिर लाइट जो है जब इस स्लिट में से पास करेगी तो वो भी किनारों से डाइफ्रैक्ट होगी और लाइट आगे जाकर फैल जाएगी। तो अगर आप किसी किनारे से लाइट को आगे फैलता हुआ देखें तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि लाइट एक वेव है और हर वेव किनारे से टकराकर डाइफ्रैक्ट होती है, किसी भी रुकावट से टकराकर डाइफ्रैक्ट होती है। तो इसका मतलब अगर आप लाइट को इस तरह से फैलता हुआ देखें तो परेशान नहीं होंगे। लेकिन जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स, एक छोटे से सुराख में से जब हम लोगों ने लाइट पास की तो जो चीज हम लोगों ने देखी वो थोड़ी सी हैरानकुन थी। हमारे पास लाइट फैली तो सही, लेकिन हमारे पास ये पैटर्न मिला। ये पैटर्न कहां से आ गया? ये पैटर्न बता रहा है कि लाइट फैली तो है, लेकिन ये दरमियान में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस क्यों बन रही हैं? ये चीज वाकई परेशान करने वाली थी। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट फैलने के साथ साथ कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस जरूर कर रही है, क्योंकि आपको याद है ना कि हमने पढ़ा था ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की वजह कौन है? ये इंटरफेरेंस है। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि अगर मेरे पास दो स्लिट्स हों और उन दोनों स्लिट्स में से जब लाइट पास करेगी तो ये लाइट की निकलने वाली रेज किसी पॉइंट पर इकट्ठी होंगी। अगर ये इस तरह से इकट्ठी हों, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है, तो फिर आप देखेंगे ये वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और यहां पर हमारे पास डार्क स्पॉट बनेगा जिसे हम मिनिमा कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर ये वेव्स किसी पॉइंट पर इस तरह से इकट्ठे हों जहां पर इनके क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आए, तो फिर आप कहेंगे कि ये एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं बल्कि एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ा देंगी। तो यहां हमारे पास मैक्सिमा आएगा। और फिर हम लोगों ने देखा उस पूरी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा की एक पूरा पैटर्न बना था जो कि बता रहा है कि लाइट जो है वो वाज़ेह तौर पर इंटरफेरेंस करती नजर आ रही है। लेकिन आज का आर्टिकल अगर आप देखें तो वहां तो हमारे पास एक स्लिट है। अब एक स्लिट में भी अगर आपके पास इस तरह का पैटर्न बने तो फिर एक ही बात हो सकती है, और वो ये कि आपकी जो एक स्लिट है वो उतनी छोटी नहीं है जितनी हमने यहां पर ली है, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्लिट आप देख रहे हैं वो इतनी छोटी है कि उसमें से एक पॉइंट सोर्स सिर्फ सरवाइव करेगा और एक ही वेव आगे जाएगी, बाकी सब ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि एक स्लिट में भी इस तरह का पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी स्लिट में बहुत सी वेव्स जा रही हैं। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर मैं ये वाला हिस्सा रिमूव कर दूं तो मैं बहुत सी वेव्स को अंदर आने का मौका दूंगा। अब ये हमारा आज का आर्टिकल बन जाएगा और ये वेव्स जो हैं वो हमारे पास कहीं ना कहीं बेंड होंगी डेफिनेटली। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूं वहां पर लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो इकट्ठी हो रही है। जब सारी लाइट यहां पर इकट्ठी होगी तो यहां पर हमारे पास दोबारा से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता, लेकिन ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है और ये बहुत ज्यादा वेव्स आकर एक पॉइंट पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, यहां पर मैक्सिमा बनेगा। इसी तरह आप सोचेंगे कहीं पर मिनिमा भी बनेगा, कहीं पर मैक्सिमा भी बनेगा, तो यहां पर भी हमारे पास इस तरह का पैटर्न बनेगा। स्टूडेंट्स, अब ये पैटर्न किस तरह से स्टडी करना है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। एक बात जो आप लोगों को यहां पर समझाने वाली है वो ये है स्टूडेंट्स कि हम लोग आज जो डेरिवेशन करेंगे वो मैक्सिमा के लिए नहीं होगी, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मिनिमा के लिए होगी। ऐसा क्यों है मैं आज आपको ये भी क्लियर करूंगा, लेकिन जरा स्टूडेंट्स ये डायग्राम देखते हैं। ये वही डायग्राम है जो मैंने अभी आपके सामने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाई। आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारी जो एक स्लिट है वो इतनी बड़ी है एटलीस्ट कि उसमें से बहुत सी रेज पास कर रही हैं। अच्छा, ये नहीं समझना कि बहुत बड़ी है, देखिए नैरो है, यानी कि आमतौर पर अगर हम ओवरव्यू देखें तो हमारे पास ये बहुत छोटी है,
लेकिन फिर भी ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जितनी छोटी नहीं है। इसमें बहुत सी रेज जा रही है, मैंने उनमें से 9 रेज आपके सामने बनाई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मैंने उनको नंबर्स भी दिए हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है डायग्राम में ये लाइट इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये लेंस मैंने वहां पर अभी आप लोगों को नहीं दिखाया था। देखिए लेंस का फायदा क्या है, आप देख रहे हैं लाइट पैरेलल है, और आपको मालूम है लाइट अगर पैरेलल हो तो लाइट कहां जाकर मिलेगी, लाइट तो बहुत दूर जाकर मिलेगी, क्योंकि पैरेलल रेज जो है वो इंफिनिटी पर इकट्ठी होती हैं। इसका मतलब अगर ये लाइट बहुत दूर जाकर मिलेगी तो इंटरफेरेंस वाला पैटर्न लेने के लिए मुझे ये स्क्रीन बहुत दूर जाकर प्लेस करनी पड़ेगी। इससे तो मेरा जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं बजाय स्क्रीन इतना दूर लेकर जाऊं, मैं लेंस लगाकर लाइट को एक करीब पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये जो डिस्टेंस है मुझे बहुत ज्यादा ना लेना पड़े। तो स्टूडेंट्स ये मकसद है यहां पर लेंस का। तो लेंस देखकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली लेंस का सिर्फ यहां पर मकसद ये है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत दूर जाकर बनना है तो मुझे स्क्रीन बहुत दूर रखनी पड़ेगी, मैं लेंस लगाकर उसी इंटरफेरेंस पैटर्न को बहुत करीब में भी ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो ये लेंस जो है इसको बस इतना आपने याद रखना है, डेफिनेटली आपने बनाना है, लेकिन इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखें, मैंने आपको बताया कि मैंने 9 रेज बनाई है। एक्चुअली में ये 9 नहीं होंगी, ये तो कितनी भी हो सकती हैं, सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहां पर 9 रेज बनाई हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मालूम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस को स्टडी करना बहुत आसान है। क्यों भला? क्योंकि डबल स्लिट में जब हम देखते हैं 2 स्लिट्स हैं, एक स्लिट में से भी एक वेव निकलेगी, दूसरे में भी एक वेव निकलेगी। दोनों के क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि 2 वेव्स को स्टडी करना बहुत आसान है। लेकिन स्टूडेंट्स जरा तवज्जो करें, यहां पर 9 रेज हैं, 9 रेज को स्टडी करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम आदी हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह के 2 वेव्स को देखने के कि वो कंस्ट्रक्टिव कर रही हैं या डिस्ट्रक्टिव कर रही हैं। ये 9 रेज का सॉल्यूशन अब क्या किया जाए, तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा। पहले मैं ये लिख दूं कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कैलकुलेशंस करने जा रहा हूं फॉर मिनिमा। कैलकुलेशंस फॉर मिनिमा। मैक्सिमा की कैलकुलेशन क्यों नहीं करूंगा, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग ये मिनिमा का ध्यान में रखें कि इमेजिन करें ये सारी लाइट इकट्ठी होकर इस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी तो मिनिमा होगी। अब सारी लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, लेकिन हम तो सारी लाइट को इकट्ठा नहीं स्टडी करना चाहते। अब मैं यहां पर क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं यही सारा प्रोसेस आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन ये रेज जो बनाई है ना मैंने, असल में तो रेज नहीं होती, असल में तो लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और उसका इंटरफेरेंस समझ भी रे की फॉर्म में ही आएगा। मैं अब आपके सामने ये लेंस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इसका मतलब आपको बता दिया है। मैं आपको सिंपल ये बताता हूं कि मिनिमा कहां बनेगा और क्यों बनेगा। तो स्टूडेंट जरा हम खुद से ये सारा प्रोसेस देखते हैं। एक स्लिट लेते हैं, और आपको मालूम है उस स्लिट में से हम 9 रेज नहीं वेव्स हम लाइट की जो है वो आपको दिखाते हैं। अब ये लाइट जो है वो बेंड होगी। जब ये लाइट बेंड होगी, जरा देखें इस पॉइंट पर सपोज करें ये लाइट इकट्ठी हो रही है। जब ये इस पॉइंट पर लाइट इकट्ठी होगी, हमारे पास यहां पर सपोज करें लाइट ने, सारी लाइट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहां पर मिनिमा बन रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स अब मैं इसको स्टडी कैसे करूं, जरा तवज्जो करेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरी स्लिट के 2 हिस्से कर देता हूं, और ये जो अपर हाफ स्लिट है और लोअर हाफ स्लिट है, मैं इसकी एक एक वेव को आपस में कंपेयर करूंगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हमारे लिए 2 वेव्स को स्टडी करना कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आसान है एज कंपेयर टू 9 वेव्स। तो स्टूडेंट्स अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये देखिए ये मेरी वेव 1 है और ये वेव 5 है। बाकी सारी चीजें फिलहाल भूल जाएं। वेव 1 और वेव 5 को जरा देखें, ये आपस में क्रस्ट के ऊपर ट्रफ नहीं आ रहा, तो क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। अब जरा इमेजिन करें वेव 2 और वेव 6, क्योंकि इनके दरमियान भी डिस्टेंस तो उतना ही है, तो फिर आप देखेंगे कि एक्चुअली में इनके भी क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है। वेव 3 और वेव 7 का भी अगर आप देखें तो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैंसिल कर रही है एक दूसरे को।
और फिर इसी तरह से अगर आप वेव 4 और वेव 8 को देखें तो वो भी आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं क्योंकि क्रस्ट ट्रफ के साथ मीट कर रहा है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा, मैंने बजाय सारी वेव्स को इकट्ठे एक साथ कंपेयर करने के मैंने पेयर्स में कंपेयर किया। तो 1 को 5 से कंपेयर किया और देखा कि डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। फिर मैंने 2 और 6 को किया और 3 और 7 को किया और 4 और 8 को किया। हर पेयर को इंडिविजुअली चेक किया और हर पेयर आपस में डिस्ट्रक्टिव कर रहा है। जब सारे पेयर्स आपस में डिस्ट्रक्टिव करेंगे तो फिर कुल मिलाकर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यही वजह है कि स्क्रीन के ऊपर हमें क्या नजर आ रहा है, एक मिनिमा नजर आ रहा है, वहां पर रोशनी नजर नहीं आ रही। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहां पॉइंट बी के ऊपर मिनिमा बन रहा है, तो पॉइंट पी के ऊपर मिनिमा बनने की वजह क्या है, तो आम अल्फाज में आप क्या कहेंगे, सारी लाइट कैंसिल कर रही है। लेकिन आप अपने आर्टिकल के हिसाब से क्या कहेंगे, आप कहेंगे वेव 1 वेव 5 के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, वेव 2 वेव 6 के साथ, वेव 3 वेव 7 वेव 4 वेव 8 के साथ, दूसरे अल्फाज में सारे आपस में मिलके कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि हम जब स्टडी करते हैं तो हम सारों को इकट्ठे नहीं बल्कि हम पेयर्स में करते हैं, क्योंकि डबल स्लिट ने हमें यह आदत डाल दी है कि दो वेव्स को कंपेयर करें तो हमें जरा आसान लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। याद रखिएगा, बच्चे समझते हैं सिर्फ यहां पर लाइट इकट्ठी हो रही है, एक्चुअली में बच्चों ये यहां पर भी आ रही होगी, ये यहां पर भी आ रही होगी, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा, सारी लाइट पूरे पैटर्न बना रही है। लेकिन मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपके सामने ले जिस पर मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो अब मैं मिनिमा के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब मैं सिंपल क्या कहूंगा, देखें, मैं यहां पर आपके सामने थोड़ी सी इस डायग्राम को मॉडिफाई करता हूं। ये देखें, ये मैंने यहां पर एक लाइन लगाता हूं और जरा तवज्जो कीजिएगा, आप देख रहे हैं कि ये लाइन ने जिस पॉइंट पर यहां कट किया है इसे मैं सी कह देता हूं। ये लाइन मैं क्यों कर रहा हूं, कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। मैंने आपको बताया था हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस स्लिट का डी है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पेयर बनाने के लिए, क्योंकि पेयरिंग में स्टडी करना है हम लोगों ने, मैंने क्या किया, मैंने स्लिट के दो हिस्से कर दिए। स्लिट का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहां से यहां तक, इसकी विड्थ भी d/2 होगी, आधी, टोटल स्लिट का आधा, और जो नीचे वाला हिस्सा है डेफिनेटली उसकी विड्थ भी d/2 होगी। तो ये बात तो समझ में आने वाली है। स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, सबसे पहले मैंने किसको कंपेयर किया था, मैंने वेव 1 और वेव 5 को कंपेयर किया था। जब वेव 1 और वेव 5 को कंपेयर करूंगा, ये देखें, ये वेव 5 है, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये वाली, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी, जरा तवज्जो से देखिए। इस ट्राइंगल को प्रॉपर अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए मैं नीचे बना देता हूं, जरा देखिए, ये वाला इस तरह से साइड हो जाएगी और ये वाली इस तरह से। स्टूडेंट्स ये देखें, ये तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, ये एंगल 90 है। याद रखिएगा, यहां आपकी लाइट जो है ना वो थीटा एंगल पर बेंड हुई है सारी, क्योंकि डायफ्रैक्शन है ना, बेंड तो होना है लाइट ने। ये अगर थीटा एंगल है, मैं प्रूव कर सकता हूं, करूंगा नहीं, कि ये एंगल भी थीटा होगा, तो मैं प्रूव नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये एंगल थीटा है। मैं बड़ी ट्राइंगल में आपको दिखाता हूं, ये वाला एंगल थीटा होगा। और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, और याद है मैंने कितना बताया, ये आधी स्लिट है, तो ये डिस्टेंस होगा d/2। अब जरा तवज्जो करें, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये क्या है, ये डिस्टेंस है जो वेव 1 ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वेव 5 ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वेव 5 वेव 1 से एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कितना एक्स्ट्रा, अगर मैं ये जो लाइन ड्रॉ की है इससे आगे तो वेव 5 और वेव 1 बराबर है, तो वेव 5 ने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको मैं, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कहूंगा ये पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस का मतलब ये वेव 5 का वेव 1 के मुकाबले में एक्स्ट्रा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है, और यही डिसाइड करेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, इसको मैं BD कह देता हूं, ठीक है जी, तो BD। अब जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर वेव 1 और वेव 5 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, जो कि वो कर रही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सपोज किया पॉइंट P पर मिनिमा बन रहा है, तो इसका मतलब वेव 1 और वेव 5 आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको मालूम है वेव 5 का वेव 1 से आधी वेवलेंथ ज्यादा होना जरूरी है।
ये चीज अब मैंने पहले बताई है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो याद रखिएगा पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो λ/2 आधी वेवलेंथ हो सकती है। इस फर्स्ट मिनिमा के लिए हम आधी वेवलेंथ लेंगे, वैसे ये 1.5 लैम्डा भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बताई है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो वेव 1 और वेव 5 पक्की बात है कैंसिल कर रही है क्योंकि यहां मिनिमा बन रहा है, और अगर ये कैंसिल कर रही है तो फिर ये जो डिफरेंस है पार्ट डिफरेंस, ये हमारे पास कितना होगा, आधी वेवलेंथ का। अब मैं इस ट्राइंगल में अगर देखूं, इस ट्राइंगल में मैं कह सकता हूं साइन थीटा किसके बराबर होगा। साइन थीटा तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ट्राइंगल में अगर आप देखें ये जो थीटा है ना, इस थीटा के सामने वाला जो साइड होती है ये होती है परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, BD। हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाली साइड, और 90 के सामने वाली साइड क्या बन रही है, 90 के सामने वाली साइड है D/2। तो BD किसके बराबर आया, D/2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और साइन थीटा तो ऑलरेडी उधर है, ये रीअरेंज होकर हमारे पास इस तरह से आ गया। अब BD पर फोकस करें स्टूडेंट्स, याद रखिएगा BD क्या है, पहले भी मैंने बताया, BD पाथ डिफरेंस है कि वेव 5 वेव 1 से कितना बड़ी है, और अगर वो कैंसल कर रही हैं तो वेव 5 वेव 1 से आधी वेवलेंथ बड़ी होगी, क्योंकि फिर ही क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगा और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ जाएगा। तो जरा देखिए हमारे पास BD यानी कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा, पहले मिनिमा के लिए λ/2 इज इक्वल टू D/2 साइन थीटा। स्टूडेंट्स 2 से कैंसल, तो लैम्डा किसके बराबर आया, D साइन थीटा के। ये है इक्वेशन मिनिमा के लिए, लेकिन किस मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि सर आपने सिर्फ 2 वेव्स को डिस्कस किया, अब हम आगे हर वेव के लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे बल्कि लॉजिक देंगे। लॉजिक क्या देंगे, मैं कहता हूं वेव 1 ने वेव 5 को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लिया, ये तो हमें समझ में आ गई। अब वेव 1 से वेव 2 जितना आगे है, वेव 6 वेव 5 से उतना ही आगे, तो 1 और 5 का जो पार्ट डिफरेंस होगा 2 और 6 का भी वही पार्ट डिफरेंस होगा, 3 और 7 का भी वही पार्ट डिफरेंस होगा, 4 और 8 का भी वही पार्ट डिफरेंस होगा। यानी कि हमारे पास, इसको आसान तरीके से समझने के लिए जरा देखें, ये वेव 1 है और ये वेव 5 है। वेव 5 ने डेफिनेटली ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन कितना ज्यादा ट्रेवल किया देखें, ये हमारे पास वेव 5 और वेव 1 का पार्ट डिफरेंस है, इसको नोट कर लें। अब जरा इमेजिन करें हमारे पास वेव 2 और वेव 6, अगर आप वेव 2 और वेव 6 के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा वेव 2 के मुकाबले में वेव 6 ने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये तो वो पहले वाला बराबर नहीं आ रहा। इसी तरह वेव 3 और वेव 7 के दरमियान अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा वेव 7 ने वेव 3 से इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको भी नोट कर लें, सेम है। और वेव 4 और वेव 8 के दरमियान अगर आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस 8 ने कितना ट्रेवल किया, वो भी इतना है। यानी कि ये सबका पार्ट डिफरेंस सेम आ रहा है, जो वेव 1 और वेव 5 का है वही सब पेयर्स का है। और वेव 1 और वेव 5 का कितना था, λ/2, तो फिर सारे पेयर्स का क्या होगा, λ/2, और λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्या करवाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाता है। तो सारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और एज ए होल जब सारे कैंसिल करेंगे तो वहां क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। ये है असल लॉजिक। तो एक वेव के लिए हम लोगों ने प्रूव किया और बाकी सब पर अप्लाई कर दी वो बात, और आपकी बुक भी बिल्कुल ऐसे ही करेगी, वो भी आपके साथ यूं ही बात करेगी, सारे पेयर्स जो है उनमें पार्ट डिफरेंस इस तरह का होगा कि वो कैंसिल करेंगे। अब आप सोच रहेंगे स्टूडेंट्स कि ये तो फर्स्ट मिनिमा के लिए आ गया ना, जो हमने पैटर्न देखा है डायफ्रैक्शन का उसमें तो बहुत से मिनिमाज हैं, तो फिर सेकंड मिनिमा के लिए क्या होगा, थर्ड मिनिमा के लिए क्या होगा। तो एक मैं जनरल इक्वेशन बना देता हूं। जनरल इक्वेशन क्या है, m lambda equals d sin थीटा, ये है जनरल इक्वेशन। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, m की वैल्यू फर्स्ट मिनिमा के लिए m की वैल्यू ±1 पुट कर सकते हैं, और सेकेंड मिनिमा के लिए m की वैल्यू ±2, थर्ड मिनिमा के लिए m की वैल्यू ±3 एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता जाएगा। एक बात आप नोट कर रहे हैं, m की वैल्यू 0 नहीं आनी यहां पर,
क्योंकि अगर आपने m की वैल्यू 0 पुट कर दी तो स्टूडेंट्स वो बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा, और दरमियान में मैंने आपको स्टार्ट में दिखाएगा सारी वेव्स जब मिलेंगी दरमियान में तो वहां पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होगा। ये इक्वेशन किसके लिए है? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यानी कि मिनिमा के लिए है। तो इसमें m की वैल्यू 0 हरगिज पुट नहीं करनी। तो ये बात का आपको जवाब मिल गया कि फर्स्ट मिनिमा की जो इक्वेशन है तो सेकंड मिनिमा की कैसे आएगी, थर्ड कैसे आएगी। आप सिर्फ m की वैल्यूज पुट करते जाएं, आपके पास आंसर आता जाएगा। और ये परेशान नहीं होना, m लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा, सेम इक्वेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी हो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर तो यही इक्वेशन थी, लेकिन मैक्सिमा के लिए थी। आज यही इक्वेशन है लेकिन मिनिमा के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आर्टिकल यहां तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ये क्यों हम मिनिमा के लिए सब कुछ करें, मैक्सिमा के लिए क्यों नहीं कैलकुलेशन की जा सकती। उसकी वजह मैं अब आप लोगों को बताने लगा हूं, एक सिंपल तरीके से बताता हूं। जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, आपकी स्लिट में से, जस्ट इमेजिन कर रहा हूं, फर्जी सब कुछ, आपकी स्लिट में से 4 वेव्स निकलती हैं। मैं वेव 1 और वेव 3 को आपस में कंपेयर करता हूं और मैं देखता हूं इसकी तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, यानी कि ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। अब जरा इमेजिन करें, हमारे पास वेव 2 और वेव 4 को जब मैं देखता हूं तो वेव 2 और वेव 4 जो है वो आपस में ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, यानी कि ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अब दोनों पेयर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि हमारे पास फिर यहां मैक्सिमा बनेगा, लेकिन एक्चुअली में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। जहां सारे पेयर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं वहां मिनिमा बनता है, ये श्योर है, लेकिन जहां पेयर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हो वहां मैक्सिमा बनेगा, ये श्योर नहीं है। अजीब सी बात लग रही है आपको, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा क्यों। अब जरा देखें दोबारा से, वेव 1 और वेव 3 का पेयर कंस्ट्रक्टिव कर रहा था ना, तो इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब ये मिलेंगे तो एक बड़ी वेव बनेगी। मैं वो बना देता हूं आपके सामने। अब वेव 1 और वेव 3 की जगह मैंने उनका रिजल्टेंट वेव बना दिया। इसी तरह से अब इसको देखें, वेव 2 और वेव 4, ये भी तो आपस में हमारे पास क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे थे ना, क्योंकि इनके ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास फिर से क्या होगा, इनकी रिजल्टेंट वेव बनेगी। अब जरा इमेजिन करें, ये दोनों वेव्स जब एड अप होंगी, आप देख रहे हैं एक के क्रस्ट के ऊपर दूसरे का ट्रफ आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर देंगी, और यहां पर क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। हालांकि हमने क्या सोचा था, मैक्सिमा बनेगा। तो इसका मतलब हम मैक्सिमा को सही तरह से लोकेट नहीं कर पाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पेयर्स आपस में कैंसल आउट कर रहे हैं तो याद रखिएगा ओवरऑल इफेक्ट भी कैंसलेशन ही होगा, मिनिमा होगा। लेकिन अगर पेयर्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हो तो इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि उनका ओवरऑल इफेक्ट मैक्सिमम होगा। हो सकता है एक पेयर कंस्ट्रक्टिव कर रहा हो, दूसरा पेयर कंस्ट्रक्टिव कर रहा हो, लेकिन उनका रिजल्टेंट आपस में मिलकर डिस्ट्रक्टिव कर रहा हो। ये स्टूडेंट वजह है कि आज हम लोगों ने मैक्सिमा की कैलकुलेशन की बजाय मिनिमा के कैलकुलेशन को प्रेफर किया। स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने देखा कि अभी तक जितने आर्टिकल्स पढ़े हम लोगों ने, उसमें हमें 2 जगहों पर इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आया, डबल स्लिट में भी और आज के आर्टिकल में सिंगल स्लिट में भी। आइए स्टूडेंट्स जरा कंपेयर करते हैं वो फ्रिंजेस जो डबल स्लिट इंटरफेरेंस में बनी थी और वो फ्रिंजेस जो आज हमारे पास सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में बनी है। तो स्टूडेंट्स जरा सबसे पहले तो इनको रियलिटी में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये कैसी आती हैं वो जरा देखते हैं। तो हमारे पास एक तरफ हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के इंटरफेरेंस पैटर्न को डिस्कस करेंगे और दूसरी तरफ हम डायफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। जरा स्टूडेंट देखें, डबल स्लिट का जो हमारे पास फ्रिंजेस वाला पैटर्न आया था वो कुछ इस तरह से, और जब हम सिंगल स्लिट में से लाइट को पास करें तो उसका जो पैटर्न आता है वो कुछ इस तरह से। तो ये तो सबसे पहला फर्क आपको पैटर्न का देखकर ही पता चल रहा है। अब याद रखिएगा, सबसे पहले आप देखें तो हमें देखना पड़ेगा कि इनमें बेसिक फर्क क्या है। अगर आप डबल स्लिट में देखें, मैंने अभी आप लोगों को बताया, डबल स्लिट में आपके पास 2 स्लिट्स हैं जिनकी वेव्स आपस में मिल रही हैं, यानी कि डिफरेंट वेव फ्रंट्स की वेव आपस में मिल रही हैं, क्योंकि दोनों अलग-अलग स्लिट्स हैं। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इंटरफेरेंस जो है इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वेव फ्रंट्स। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं जिसमें हम लोगों ने एक ही स्लिट पढ़ी, तो उसकी वेव्स का आपस में टकराना, ये हमारे पास एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट्स आपस में सुपरपोज कर रहे हैं, मिल रहे हैं।
इसके केस में हम कहेंगे कि डायफ्रैक्शन क्या है फिर? डायफ्रैक्शन इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। ये है हमारे पास सबसे पहला फर्क। अब जरा देखते हैं जो पैटर्न है उसमें और क्या फर्क है। आप देख रहे हैं जो हमारे पास डबल स्लिट का इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें जितना मैक्सिमा बड़ा है उतना ही मिनिमा बड़ा है और सारी फ्रिंजेस एक जैसी विड्थ की हैं। यानी कि हम कहेंगे कि डबल स्लिट इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ इज सेम थ्रू आउट। लेकिन जब आप डायफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं तो आप देख रहे हैं डायफ्रैक्शन में जो दरमियान वाला मैक्सिमा है वो बहुत बड़ा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता किनारों पर जाते हुए मैक्सिमा की विड्थ कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ्रिंज विड्थ इज नॉट सेम इन डायफ्रैक्शन केस। उसके बाद जरा देखते हैं तीसरा कौन सा डिफरेंस हम इसमें देख सकते हैं। अगर आप देखें इंटरफेरेंस वाले पैटर्न में सारे ब्राइट एक जैसे ब्राइट हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न की तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो सेंटर वाला ब्राइट है वो बहुत ब्राइट है, लेकिन आगे जाते हुए ब्राइटनेस कम होती जा रही है, यानी इंटेंसिटी कम हो रही है। अगर मैं यहां पर आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करूं इंटेंसिटी का या ब्राइटनेस का आसान अल्फाज में, तो डबल स्लिट में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। आप देख रहे हैं कि हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम है और हर मिनिमा की इंटेंसिटी भी सेम है। लेकिन जब आप डायफ्रैक्शन में देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि दरमियान जो सेंटर वाला मैक्सिमा है वो बहुत ब्राइट है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास हर जगह इंटेंसिटी सेम नहीं है, पहले मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी कम हो रही है। ये तो हो गया इनका ग्राफ। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास इंटेंसिटी इज सेम इन केस ऑफ इंटरफेरेंस जबकि इंटेंसिटी इज नॉट सेम इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन। ये हो गया तीसरा फर्क। अब चौथा फर्क क्या है? चौथा फर्क जरा देखिए, हमारे पास अगर आप इंटरफेरेंस पैटर्न में देखें तो डार्क और ब्राइट के दरमियान बड़ा वाज़ेह फर्क है, क्योंकि डार्क बिल्कुल डार्क है और ब्राइट अच्छा खासा ब्राइट है। यानी इसे हम कहते हैं फोटोग्राफी की टर्म में कि इट इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट। आपके कैमरा के अंदर भी कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन होता है। लेकिन अब वहां पर जरा देखें, आप जब डायफ्रैक्शन में आप स्टार्ट में देखें तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा खासा है, लेकिन जब आप आगे जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो ब्राइटनेस है वो इतनी कम है कि डार्क और ब्राइट में फर्क बड़ा कम नजर आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कि यहां पर पुअर कंट्रास्ट है। ये चौथा फर्क है। इसके अलावा बहुत से फर्क हैं, लेकिन हम आपके लेवल तक रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट आर्टिकल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।